नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस क्लास की। बात करेंगे आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर, और यह क्लास नंबर 12 है। और इस क्लास में हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज की क्लास में कुछ अगला चैप्टर भी शुरुआत करेंगे। डेली चैप्टर वाइज हमारी क्लासेस चल रही हैं, और इसकी पिछले क्लासेस भी आप लोगों को आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दी गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, कल के क्लास का मॉक क्वेश्चन था, फिर इनमें से कौन सा पदार्थ जो है बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। बहुत ही साधारण सिंपल से प्रश्न पूछा गया था। तो खनिज तेल सभी लोग जानते हैं, ये बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। बाकी पशुओं का मल यानी कि जानवरों का मल मूत्र हो गया, जैव कचरा हो गया, मानव मल हो गया, इन तीनों को जो है बायोगैस संयंत्र में प्रयोग जो है होता है। लेकिन आपका जो खनिज तेल है, इसका प्रयोग जो है बायोगैस संयंत्र में नहीं होता है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर? प्रश्न है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र की जब भी बात की जाती है, पिलानी का नाम आ जाता है। और पिलानी कहाँ पर है, सभी परिचित होंगे, राजस्थान की बात करेंगे। और यह पिलानी जो संयंत्र बायोगैस संयंत्र है, पिलानी में कब लगा? सन 1962 में जो है स्थापित किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सन भी है और जगह भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों से किसी न किसी टॉपिक से दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पौधे हो गए, यूरेनियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऊर्जा का नवीकरण वे स्रोत होते हैं जिनका ऊर्जा का स्थानांतरण या पुनः स्थापना होता रहता है। तो ना तो आपका कोयला का होता है, ना ही पेट्रोलियम का, ना ही यूरेनियम का। तो पौधे की बात करेंगे। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यहाँ पे पौधा हो जाएगा। देखिए, दोनों टॉपिक की बात करेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों टॉपिक बात कर लेते हैं। ऊर्जा का वे स्रोत जिनका प्राकृतिक रूप से पुनः जो है पुनर्स्थापना होता रहता है। किस प्रकार से? प्राकृतिक रूप से वे नवीकरणीय ऊर्जा कहे जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पौधे, गोबर गैस, जल, वायु, ये सारे क्या हैं? आपके प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापना होता रहता है, इसलिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। बाकी पेट्रोलियम, कोयला, खनिज पदार्थ ये क्या होते हैं? आपके अनवीकरणीय स्रोत कहला जाएंगे। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन है? डीजल हो गया, लकड़ी हो गया, गैस हो गया, केरोसिन हो गया। सभी परिचित हैं कि यहाँ पे जो गैस है हमारा सुरक्षित ईंधन होगा, क्योंकि डीजल, लकड़ी, केरोसिन तीनों से प्रदूषण होता है, लेकिन गैस से बहुत ही कम या ना के बराबर प्रदूषण होता है। तो पर्यावरण सुरक्षित ईंधन हमारा गैस हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे पाँचवें प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है एग्ज़ाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी हाँ, एक विद्यार्थी ने बॉक्स बनाया, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। तो पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन, अपुनः चक्रित संसाधन, क्षरणीय संसाधन या वास्तविक संसाधन की बात कर रहे हैं। देखिए, एक विद्यार्थी है, बालक बालिका है, मान लीजिए कोई भी हो सकता है, दो बॉक्स बना रहा है। सूरज, पानी, वायु के नाम की पहली स्लिप डालते हैं, दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के नाम की स्लिप डालता है। अर्थात पहले बॉक्स में जो सूरज, पानी, वायु के नाम की स्लिप डालता है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहला जाएंगे। ठीक है, क्या है? सूरज, पानी, वायु ये हमारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बाकी कोयला, पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस है, ये जीवाश्म कहलाता है। ठीक है, तो पहले बॉक्स में हमारा प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे।
छठा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? बारां जिले में, भरतपुर में, जोधपुर में या बाड़मेर की बात करेंगे। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? सभी कमेंट करके बताइएगा। सभी परिचित है बाड़मेर जिले की। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे बाड़मेर जिले में मंगला क्षेत्र में केयर्स इंडिया द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की एक रिफाइनरी भी लगाई गई है। आप सभी परिचित होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जल होते हैं, खनिज होते हैं, लकड़ी होती है या उपरोक्त सभी होती है? देखिए, प्राकृतिक संसाधन की बात की जा रही, तो प्राकृतिक संसाधन हमारे जल भी है, खनिज भी है, लकड़ी भी है, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कोई इनमें मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन हमारे ये तीनों हो जाएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी की बात करेंगे। डी ऑप्शन को हम यहाँ पर सही कर लेंगे। अगर किसी भी प्रश्न पर आपका डाउट है, बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आपके कमेंट के फीडबैक का सर्वोपरि सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय संसाधन, इस नाम से सभी परिचित होंगे। अक्षय संसाधन मतलब सभी लोग जानते होंगे, जिसका क्षय या अक्षय की बात कर रहे हैं। देखिए, अक्षय संसाधन जिसका कभी क्षय न हो तो सूर्य का प्रकाश, जल और वायु, इनका कभी क्षय नहीं हो सकता। लेकिन पेट्रोलियम आपका अक्षय संसाधन नहीं है। यही तो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है अक्षय संसाधन नहीं, तो पेट्रोलियम आपका अक्षय संसाधन नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन करेंगे, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन था, नेगेटिव क्वेश्चन था, तो नेगेटिव ऑप्शन को कलेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन को यहाँ पे सही करेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न है। निम्नलिखित में से विषम को चयनित करना है। सौर ऊर्जा दिया गया है, पवन ऊर्जा दिया गया है, ज्वारीय ऊर्जा दिया, प्राकृतिक गैस दी गई है। जी हाँ, अभी हाल ही में टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, विषम को चयनित करना है। आपको अलग डिफरेंट कौन दिख रहा है? देखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लेकिन एक प्राकृतिक गैस यहाँ पे दे दी गई, तो ये जो डी ऑप्शन है ये विषम हमें लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये गैस दी गई है, बाकी वह तीनों एनर्जी है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमें डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या है? एक अपरंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और प्राकृतिक गैस क्या है? परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो नवीकरणीय, देखिए ये दोनों ध्यान दीजिएगा, अपरंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएंगे। और आपका जो प्राकृतिक गैस है यह परंपरागत और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ये नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत, अपरंपरागत, इन दोनों चीज़ों की समझना बहुत जरूरी है। नवीकरणीय है तो फिर आपका अपरंपरागत है, अगर परंपरागत है तो फिर अनवीकरणीय है। तो ये दोनों को आपको अपोजिट शब्द है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत बताइए सभी लोग। लिथियम बैटरी हो गई, सोडियम लैंप हो गया, जल ऊर्जा हो गया, एलईडी हो गई। देखिए सभी परिचित है, जल ऊर्जा क्या है? एक वैकल्पिक जो है ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। ठीक है, बाकी एलईडी जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है, जो अर्धचालक डायोड होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी में सभी को पता होगा कम विद्युत में ज़्यादा प्रकाशमय होता है। पहले बल्ब जो होते थे 100 वाट के होते थे, अब यही 5 से लेकर 9 वाट तक बल्ब उतना ही प्रकाशमय होता है, तो बिजली की भी बचत हो रही है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत या पारंपरिक अनवीनीकृत? देखिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, परंपरागत, पारंपरिक और नवीनी, अपारंपरिक, अनवीनी, अपारंपरिक, नवीनी, पारंपरिक, अनवीनीकृत। ठीक है, तो पूरा कन्फ्यूज जो है दूर कर देंगे। आइए, अपारंपरिक और नवीनीकृत, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। भूतापीय ऊर्जा जो होती है वह अपारंपरिक और नवीनीकृत ऊर्जा का संसाधन कहला जाएगी। अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे कही कर लीजिए। क्योंकि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले जो गर्म जल के झरनों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा अपारंपरिक और नवीनीकृत प्रकार का संसाधन हो जाती है। ये ऊर्जा एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी हो सकती है, इसलिए इसे नवीनीकृत और अपारंपरिक कहा जाता है। इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। और भारत में हिमाचल प्रदेश जहाँ पे मणिकर्ण है, और लद्दाख में पूगा घाटी, और झारखंड में तातापानी, और तेलंगाना में खम्मम में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन भी होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साथियों कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम की बात करेंगे। जी हाँ, कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो है आपका कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है, वह आपका सौर ऊर्जा है। सभी परिचित होंगे। सन ऑफ सरदार की बात करेंगे, सनलाइट की बात करेंगे, सूर्य के प्रकाश की बात करेंगे। जी हाँ, बी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहन और उद्योग दोनों में होता है? देखिए, सीएनजी सभी परिचित होंगे इससे। सीएनजी और एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इन दोनों से परिचित हो जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल होता है वह किस पर होता है? वाहन और उद्योग दोनों पर होता है। डी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो आप जानते हैं जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, लेकिन प्राकृतिक गैस जो है नवीकरणीय संसाधन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, नवीकरणीय और अपरंपरागत, जल विद्युत, पवन और सौर आएगा। प्राकृतिक गैस आपका नवीकरणीय संसाधन पर नहीं आता है क्योंकि राजस्थान में प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं है। प्राकृतिक गैसें तेल कूपों से पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होती हैं। इसका मुख्य जो संघटक होता है कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस, जिसका शुद्ध CH4 होता है। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस जैसलमेर में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। और इसके बाद आपका अगला चैप्टर पर्यावरण प्रदूषण से क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, ये 10 से 11 प्रश्न है आपके पर्यावरण प्रदूषण से करेंगे क्योंकि आपको पता है डेली क्लासेज में हम EVS में टोटल 25 प्रश्न करते हैं और इसके पहले CDP बाल विकास की क्लास होगी आपने, आई होप आपने ज्वाइन किया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होता है? UVA, UVB, UVC या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होती है वह UVC किरणें होती हैं। पराबैंगनी में भी आपके अलग अलग किरणें हैं, UVC को जो रखा गया है वह सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है तरंगदैर्घ्य के आधार पर, UVA, UVB और UVC। तो जो आपकी UVC सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक हानिकारक होती है क्योंकि ये किरणें जो होती हैं पृथ्वी के धरातल तक पहुंच पाती हैं क्योंकि इनका अवशोषण जो है ओजोन परत द्वारा हो जाता है। और UVA, UVB किरणों त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। UVB जो होती है ये जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। UVB का जीन में परिवर्तन, पौधों की वृद्धि पर रुकावट होती है, त्वचा में कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना या सनबर्न, ये क्या होता है? UVB का। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। ठीक है, TT एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सरों पर है शर्मान है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है या राजस्थान में है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो सर्वाधिक होता है आपके पश्चिम बंगाल में। क्यों है साथियों? क्योंकि भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। और भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से ज़्यादा प्रभावित है और इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल में 4 जिले आते हैं, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई गई है। और भारत में सर्वप्रथम 1983 में, कब है? भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। और जल में आर्सेनिक की अधिकता में क्या होता है? ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। अगर जल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक है तो कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? सभी परिचित हो गए, हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, डेसिबल की बात करेंगे। जी हाँ, 80 डेसिबल या इससे अधिक का श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है।
सामान्यतः जो श्रवण होती है वह 25 से 30 डेसिबल के आसपास होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद कहलाती है और 75 डेसिबल से अधिक 95 डेसिबल से अधिक अत्यंत तेज हो जाती है और 120 से अधिक जो है अत्यधिक या तीव्र कष्टकारक ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप सभी लोग परिचित हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन हो गया CH4, लेकिन हीलियम आपका नहीं। हीलियम ग्रीन हाउस गैस क्यों नहीं है? देखिए आइए जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प ये ओजोन आदि करते हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों में वातानुकूलित, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर आदि में किया जाता है। लेकिन हीलियम जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। हीलियम कौन सी गैस है? निष्क्रिय या नोबल गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें 6 हैं, सभी परिचित होंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, और परफ्लोरोकार्बन एल्युमिनियम हो गया, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। ठीक है, ये आपके 6 आपके, इनको नाम को अपने रिमाइंड पर कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसें हमारी 6 जिनका हमने डिटेल के साथ चर्चा भी कर लिया। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है कम से कम? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। जी हाँ, इनमें से सभी को पता होगा कि जो हाइड्रोजन है वह न्यूनतम अर्थात कम से कम जो है पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है हल्का होता है। हल्का होने के कारण गुब्बारे और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। जो वायु तोप होते हैं उनमें ये हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और इसका स्थान अब धीरे धीरे हाइड्रोजन का हीलियम ले रहा है। प्रश्न आ सकता है हाइड्रोजन का स्थान धीरे धीरे कौन सा गैस ले रही है? वह आपकी हीलियम गैस है, नोट कर लीजिएगा। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7, 30 मार्च, 22 अप्रैल। देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अभी हमने जस्ट कुछ दिनों पर यह ठीक है हुआ है। और 21 तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है सभी लोग बताइए, क्योंकि दिन दिनांक से 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। जब भी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात की जाती है 16 सितंबर नाम सभी लोग होगा। ठीक है, सितंबर की बात करेंगे, सितंबर की बात करेंगे। साथियों, ओजोन परत संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। UNO 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित किया गया था। कब किया गया था? 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर यहाँ पे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे 19 दिसंबर दे दिया गया, 1994 दिया गया है, 16 सितंबर दिया गया है, कन्फ्यूजन बना रहा है। आइए कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ओजोन दिवस 2016 की थीम क्या थी? ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाई आ वर्ल्ड यूनाइटेड, ये भी प्रश्न आ सकता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सभी परिचित होंगे। 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल संधि पर एक हस्ताक्षर हुआ था। और ओजोन परत के क्षय की सर्वप्रथम जानकारी 1974 में अमेरिकी रसायन शास्त्री एक शेरवुड रालैंड व मैरनी मोलिन ने दी अंतर्गत दी थी। ये भी ध्यान देना कब किसने जानकारी दी, अगर ज़्यादा डीपली पूछा जाता है आपके एग्जाम पर। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बाकी इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। सभी परिचित है। ग्रीन मफलर जो संबंधित होता है आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर C कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है। इस प्रश्न को हम VVIP कैटेगरी पर रख देंगे कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। सभी परिचित है MIC, शॉर्ट रूप में हम जानते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करेंगे।
भारत के मध्य प्रदेश राज्य के कैपिटल भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 की एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें गईं। बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए हैं। और भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका शॉर्ट रूप में हम MIC बोलते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सुधार है? जल की गुणवत्ता को सुधार की बात करेंगे। जी हाँ, गंगा एक्शन प्लान जो लाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल की गुणवत्ता को सुधारना था। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या होता है? हिम नदी में वृद्धि होना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होना, या वनों में वृद्धि होना? सभी कमेंट कीजिए। देखिए, भूमंडलीय तापन का जो कारण होता है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, अर्थात CO2 में वृद्धि होना। क्योंकि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण CO2 की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने से मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, धरती पर घटती पेड़ों की संख्या वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होता है? भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। और बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता जाता है। बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है, तमाम तरह की बीमारियां आदि खतरा भी बढ़ती जा रही है। और आज के जो मॉक क्वेश्चन हम 25वां प्रश्न कर रहे हैं, वैसे हम 25 प्रश्न के बाद एक मॉक क्वेश्चन करते थे, लेकिन आज हमने 25वें प्रश्न को ही मॉक क्वेश्चन कर दिया। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न था, इसलिए इसी को मॉक क्वेश्चन बना दिया गया है कि निम्नलिखित में से वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को माना जाता है? सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और इसका आंसर हम कल की क्लास पे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।